हाँ जी बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ऑडिट का रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम क्या था? नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो अब आपकी बुक से ना पढ़ा के मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ। और तो बेसिकली हम क्या चलेंगे, हमारे स्टैंडर्ड वाइज ज्यादातर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसए 200 की बात करते हैं। एसए 200 के अंदर हमें क्या दिए गए हैं? कुछ बेसिक टर्म्स दिए गए हैं, तो उन बेसिक टर्म्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला टर्म आप लोगों का फेवरेट, ऑडिट। तो व्हाट इज ऑडिट, मतलब ऑडिट का मतलब क्या है? अब देखो, मैं इसमें समझाऊंगा नहीं आपको, इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें कोई डिटेल स्टडी होने वाली है। तो हाँ, लेकिन ये जरूर है, हमें समझ जरूर आएगा। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब क्या है, रटने के पर्पज से रहेगा ये हमारा पूरा का पूरा सेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। हम ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए जाएंगे? किसी ना किसी एंटिटी के। वो एंटिटी कैसी हो सकती है? प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, और चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना भी हो, मतलब एनपीओ भी चलेगा, ट्रस्ट भी चलेगा, तो कोई भी अदर देन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी भी चलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर या फॉर्म। भले उस एंटिटी का साइज कम हो, छोटी हो एंटिटी, बड़ी हो एंटिटी, या उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी तरीके की एंटिटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे एलएलपी हो, तो कोई भी लीगल फॉर्म हो, हर एंटिटी को ऑडिट करवाना पड़ सकता है। कुछ एंटिटी के लिए ऑडिट कंपलसरी होता है, तो कुछ के लिए वॉलेंटरी है, वो अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी को ऑडिट हो सकता है करवाना पड़ जाए विद अ व्यू। अच्छा, ये ऑडिट क्यों किया जाता है, ये काम क्यों किया जाता है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ओन, मतलब उनके ऊपर हमें क्या देनी है? हमारी ओपिनियन देनी है। तो ऑडिट का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? किसी ना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? किसी ना किसी एंटिटी के। चाहे वो एंटिटी क्या हो, प्रॉफिट वाली हो, चाहे प्रॉफिट वाली ना हो, चाहे उसका साइज छोटा हो, बड़ी हो, चाहे लीगल फॉर्म उसका कुछ भी हो। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम क्या दे सके? ओपिनियन दे सके। तो बेसिकली ये हमारी क्या हो गई? ऑडिट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। क्यों किया जाता है ऑडिट? क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पज है हमारा? तो सबसे पहले हमारा पर्पज क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। देखो, ये पर्सन है, मतलब ये ऑडिटर है, इसको बोला गया कि भैया तुम्हें क्या देना है? कंपनी के इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है। ये ओपिनियन किसको देनी है? जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको देनी है। स्टेक होल्डर्स का मतलब जो भी इस एंटिटी के अंदर, जो भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हमें क्या देनी है? ओपिनियन देनी है। उनको ये बताना है कि क्या ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्या है? इन स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना किसके ऊपर? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? मेनली ऑब्जेक्टिव हो गया। हमें क्या देनी है? रिपोर्ट देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। हमें ये बताना है वेदर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नो। तो पहला तो हमें ये बताना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कि हम रिपोर्ट दे सके, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को सबसे पहले अपने आप को इंश्योर करना पड़ेगा, अपने आप को एश्योर करना पड़ेगा कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। भाई, अगर मैं खुद ही नहीं पता लगा पा रहा हूं कि ये सही है या गलत, तो मैं आगे कैसे बताऊंगा? तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? खुद मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन करना पड़ेगा रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस हमें क्या करना है? ऑब्टेन करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत, पहले खुद को एक एश्योरेंस दूं, एंड देन बाद में मैं लोगों को बताऊं, देन रिपोर्ट करूं। तो क्या हो गए? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एंड सेकंड रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि क्या वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। और एक तीसरा और हो गया, ऑडिटर को बोला गया कि भैया अगर कोई आपको क्या बोल दे, ये स्टैंडर्ड्स बोल दे। आगे जब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो अलग अलग जगह हमें क्या करनी पड़ती है? रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कभी हमें मैनेजमेंट को कुछ बताना होता है, कभी टीसीडब्ल्यूजी को बताना होता है, कभी किसी लीगल अथॉरिटी को कुछ बताना होता है। जैसे आप लोगों को अगर याद हो सेक्शन 143(12), तो उसमें हम फ्रॉड की रिपोर्टिंग करते थे गवर्नमेंट को। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड होता था तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करते थे। तो वो तो चलो किसने बता दिया? लॉ ने। और ये स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि आपको लॉ भी कंप्लाई करना है। तो बेसिकली क्या बोला गया
कि भैया जो आपको ये स्टैंडर्ड बोले उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कम्युनिकेट भी करना है। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे। सबसे पहले क्या हो गया, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। सेकंड हमारे लिए क्या हो गया, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देना। और थर्ड क्या हो गया, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो 3 ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले रीजनेबल एश्योरेंस क्या करना, ऑब्टेन करना। सबसे पहला क्या हो गया हमारा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। किस बारे में रीजनेबल एश्योरेंस, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है। उसके बाद में सेकंड काम क्या है, रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। एंड थर्ड क्या है, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। तो ये बेसिकली हमारे क्या रहेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऑडिट के। बताओ कौन कौन से। सबसे पहला टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, सेकंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड थर्ड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। पहला क्या हो गया, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, इसमें आगे भी एक कुछ लाइन है, किस बारे में रिपोर्ट करना है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट तक ये कलाम है। ये इस पूरे ऑडिट के अंदर बार बार हर जगह पे वर्ड आता है ना। उसके बाद में रिपोर्ट और तीसरा कम्युनिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अच्छा, अब यहां पे हमारे सामने एक वर्ड आया क्या, रीजनेबल एश्योरेंस। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है, तो पहले ये भी देख लेते हैं। ये भी हमें किसने बताया हुआ है, ऐसे 200 ने ही डिफाइन किया हुआ है रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है। तो रीजनेबल एश्योरेंस मींस अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। एक हाई लेवल का एश्योरेंस दे रहे हैं लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है ये। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, जहां पे हम 100% एश्योर हो जाए, जहां पे हम 100% एश्योर हो जाए कि हाँ ये तो 100% क्या है, सही है। जैसे हमारा काम क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि क्या ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के सही है या गलत है। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। यहाँ पे रीजनेबल क्यों लिखा, क्योंकि हम 100% तो खुद भी नहीं एश्योर हो सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। क्यों एश्योर नहीं हो सकते, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम अपने आप को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगे या गलत होंगे। तो 100% तो हम नहीं बता सकते कि ये सही है गलत है, लेकिन हाँ एक हाई लेवल का एश्योरेंस जरूर ले सकते हैं। हाई का मतलब क्या होता है, ये नहीं बताया गया। ऐसे मान के चलो इवन हाई क्या हो सकता है, 99.99% भी हो सकते हैं, क्योंकि 100 तो नहीं है। 90% भी हो सकते हैं, 80% भी हो सकता है। अब ये तो क्या है, ऑडिटर का अपना सब्जेक्टिव मैटर है। ऑडिटर टू ऑडिटर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि उसको कब लगेगा कि हाँ मेरे को एक हाई लेवल का एश्योरेंस मिल गया है। कुछ ऑडिटर होंगे जिनको 70% एश्योरेंस में भी काम चल जाएगा, कुछ ऑडिटर होंगे जिनको लगेगा 90% में भी काम चल जाएगा, कुछ होंगे भैया उनको लगेगा 99% होना चाहिए अपना तो एश्योरेंस। लेकिन 100% तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई एडी चोटी कितना भी जोर लगा ले अपना। ठीक है, तो 100% नहीं हो सकता। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या हो गया, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या है, 100% एश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद आओ, एक हमने वर्ड और देखा कि हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। किसके ऊपर रिपोर्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स 130 हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना यहां। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसको आप बुलाते हो, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है। ये आप जो पढ़ते हो वो एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड चल रहा है। तो हमें स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अब बताओ, आपसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछ ले लॉ के अंदर, तब तो ये डेफिनेशन सही है, लेकिन अगर ऑडिट के अंदर पूछ ले तो ये गलत हो जाएगी। तो लोग ऑडिट के अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन
ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होगा, एक आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। जैसे आप लोगों के पास में नॉर्मली बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर रहता है, या तो आप क्या बनाते हो, ऐसे लेटी हुई बनाते हो या ऐसे खड़ी हुई बनाते हो, ठीक है, मतलब या तो टी फॉर्मेट में जाती है या शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में जाती है आपकी। तो एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि इनमें क्या है, आपका एक डिफाइन किया गया है कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इधर लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखोगे। अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो लाइबिलिटीज में भी आपको बताया गया है कि सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी बातें बतानी होती है। तो एक पूरा का पूरा दिया गया है। उसके बाद में हिस्टोरिकल अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन किसका रहेगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो पास्ट में हो चुके हैं, जो पहले हो चुके हैं। हिस्टोरिकल का मतलब ये मत लेके चलना कोई 5-10 साल पुरानी बात कर रहा है। सिंपल सी बात है, कल जैसे कोई आज ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लेते मैंने 12 बजे कोई ट्रांजेक्शन किया और उसकी रिकॉर्डिंग कब कर रहा हूं मैं, अगर 1 बजे उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, एक हिस्टोरिकल है। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी अकर हो चुके हैं, होने के बाद में जब मैं क्या कर रहा हूं, अगर उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, अदर देन हिस्टोरिकल। दूसरा क्या होगा, एक हिस्टोरिकल, तो दूसरा क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल। अदर देन हिस्टोरिकल क्या है, अदर देन हिस्टोरिकल का मतलब कोई ट्रांजेक्शन जो 1 बजे होने वाला है या जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उसको मैं रिकॉर्ड पहले कर रहा हूं। बेसिकली इसको, ये क्या होता है, हमारा फ्यूचर का डेटा होता है। ये भी कहीं ना कहीं काम आता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे काम नहीं है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा लेके चलते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं, इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। हाँ, नोट्स का अलग से बता दिया गया, नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली क्यों बनाए गए हैं, तो बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं, intended to communicate entities economic resource and obligation at a point of time or changes therein for a period of time। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि आप अपने क्या बता रहे हो, बैलेंस शीट बता रहे हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो भी क्या है, आपके पास में इकोनॉमिक रिसोर्स है, मतलब आपकी जो असेट लाइबिलिटीज है, और जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस हो गई, वो लाइबिलिटीज हो गई आपकी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और आप यहां पे इनमें जो भी चेंजेस है वो भी बताते हो, और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी बताते हो, है ना, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है। बेसिकली ये किसकी बात कर रहे हैं, P&L की, कि आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बता रहे हैं। तो दो चीजें हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर, एक तो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, और एक हमारी इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। दो चीजें बताई जा रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, पूरी डेफिनेशन अगर देखें तो एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है, किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हाँ, इसमें साथ में क्या रहेंगे, हमारे नोट्स में इंक्लूड रहेंगे। क्यों बताए जा रहे हैं, ताकि हम कम्युनिकेट कर सके एंटिटी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को और एंटिटी के इकोनॉमिक पोजीशन को। अब ये सिंपल नहीं लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन एंड चेंजेस देयर इन फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दो चीजें आ गई हैं यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। देखो, हम कई बार हम क्या करके आते हैं, हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और हम कौन सी लिख के आ जाते हैं, ज्यादातर हमारे माइंड में कौन सी रहती है, यही बैलेंस शीट P&L। तो बैलेंस शीट P&L साफ साफ नहीं बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हम लिख के वहां पे ये आ जाते हैं, बाद में कहते हैं नंबर दिए नहीं हमें, समझ रहे हो। तो ऑडिट के अंदर ऐसे 200 के अकॉर्डिंग ही आपको क्या लिखनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। जब तक अगर आपको सिंपल बोल दे कि, अगर आपको सीधा ही बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखो एज पर कंपनीज एक्ट, तब आप ये लिखोगे, भले ही वो ऑडिट ही क्यों ना हो। फिर अगर साफ साफ बोल दिया गया कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है, तब तो फिर यही लिखनी है, फिर कोई चारा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने क्या किया, यहां पे रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन भी की, और दूसरा क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की भी की। तो बेसिकली 4 टॉपिक या 4 पॉइंट्स जो है वो अभी तक हम रिकवर या कवर कर चुके हैं। उसके बाद आओ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हाउ डू अ पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीवन। अब ये कह रहा है कि भैया देखो, हमने बात भी की थी कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले खुद को अपने आप को इंश्योर करना कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है।
तो वो कह रहा है कि अपने आप को वो कैसे सेटिस्फाई करे, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगे। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले कहता है भैया कोई भी पर्सन जो ऑडिट का काम कर रहा है, ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को पहले इन बातों के लिए सेटिस्फाई कर ले। कितनी बातों के लिए? इन 6 बातों के लिए वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, तो भैया हम ये मान लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगे। सबसे पहला क्या, एक बात बताओ, हमें तो बेसिकली क्या चेक करना है? हमें बेसिकली क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं ये सही है या गलत है, ये किसी को मिसलीड नहीं कर रहे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ये कहां से बने हुए होने चाहिए? इन बुक्स ऑफ अकाउंट से। भाई जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L जो भी बनेगा वो कहां से बनेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कहते हैं जो भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई है वहीं से ही हमारा क्या बनना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। सेकंड, ये कहते हैं कि जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, पहले तो किसके लिए बोल दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से बने हुए होने चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट से। सेकंड, ये क्या कह रहा है कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं जितने भी इसमें एंट्रीज हुई हैं उनके लिए क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, आपने क्या किया, किसी को सैलरी पे की है तो उसका क्या होना चाहिए? एविडेंस तो होना चाहिए। भाई आपने एंट्री तो यहाँ पे कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आ गया ये ट्रांजेक्शन, लेकिन इसका हमें क्या चाहिए? एविडेंस भी चाहिए। तो अगर एविडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, उसके बाद में कहा कि भैया इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो आनी नहीं चाहिए थी, और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन ना हो जो रिकॉर्ड होना चाहिए था और आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं। मतलब दो चीजें देखनी है, एक कोई भी चीज आप भूले नहीं हो, ये इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन उस साल में हुए हैं, उस पीरियड में हुए हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या कर लिए गए हैं? रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। पहला ये देखो। दूसरा हमें क्या देखना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन इसमें आपने दिखाए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुए हैं। ये दो चीजें देखनी, ठीक है। कहता है नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट। क्या मतलब है? वही सेम बात कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो आप यहां से यहां लेके जा रहे हो वो भूल मत जाना। सारे के सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होने चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू दिखा रहे हो वो क्या होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पे आप क्या दिखा रहे हो, आप इन्वेंट्री दिखा रहे हो और इन्वेंट्री को कहां दिखा रहे हो? नॉन करंट एसेट में, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्वेंट्री कैसे आ सकती है नॉन करंट एसेट में, ठीक है। तो सब साफ साफ आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट आ रही है वो प्रॉपरली क्या होनी चाहिए? क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए और डिस्क्लोज होने चाहिए इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात, कहता है भैया जो भी ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, या जो भी आपके ऊपर लगते हैं। उसके बाद में कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएंगे आपकी पोजीशन की, ठीक है। तो क्या क्या बातें होनी चाहिए फाइनेंशियल, क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्रीज आ रही है वो कहां से आएंगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। उसके बाद में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज आ रही है उसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए। उसके बाद में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली भूलना नहीं है, जब भी आप क्या करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो ओमिटेड नहीं होना चाहिए कुछ भी, और कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। नया का मतलब कोई ऐसी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला? जो भी स्टेटमेंट के अंदर चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आनी चाहिए। उसके बाद में सारी की सारी बातें क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कुछ भी चीजें कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। और लास्ट इन्होंने क्या बोल दिया? ट्रू एंड फेयर पिक्चर
होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट की। अगर ये 6 बातें साफ साफ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मान के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगे। जितनी दिखने में आसान है ये 6 बातें, उतनी ही प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कंप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है बच्चों, बीच में स्क्रीन चली गई थी तो एक बार दोबारा से आप देख लो कि हमें कौन सी वो 6 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है जब ऑडिटर को सेटिस्फाई करना है कि भैया ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी को मिसलीड नहीं करेगी। ठीक है, तो वो 6 बातें कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कहां से ड्रोन अप हुए हैं, किसकी रेफरेंस से बने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रेफरेंस से बने। सेकंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनी है, जो भी बने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके लिए ऑडिटर को क्या मिल जाने चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाने चाहिए, मतलब वो सपोर्टेड होने चाहिए बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसके बाद में जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी बातें आई हैं कहां से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो सारी की सारी बातें आ जानी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट से। ऐसा नहीं है कि कोई एंट्री छूट जाए या कुछ भी ट्रांजैक्शन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो किसमें नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। तो कुछ नया नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी बातें आएंगी वो कहां से आएंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से आएंगी। और ये बात आप भी समझते हो भैया, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो जो भी बनेगा वो किसको ध्यान में रख के बनेगा, यहीं से तो बनेगा, सारे लेजर से बनेगा, ट्रायल बैलेंस से बनेगा, और वो हमारे लिए क्या होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद में सारे के सारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, भाई जो भी इसमें अमाउंट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो भी आपने डिस्क्लोजर दिए हैं वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, एज पर AS। उसके बाद में सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, और ट्रू एंड फेयर पिक्चर देंगे ये कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो किन चीजों का ध्यान रखेगा, किस चीज के लिए सेटिस्फाई करना है ऑडिटर को कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट आओ, कुछ बेसिक टर्म्स हम और करने हैं अभी। सबसे पहले है बार बार ऑडिट के अंदर हमारा एक वर्ड आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF। तो FRF का मतलब क्या है, तो FRF का मतलब क्या है, इट मींस द फ्रेमवर्क विच प्रिस्क्राइब द मैनर फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। क्या मतलब है इसका, कहता है वो फ्रेमवर्क, वो मेथड्स, वो तरीके, वो सेटअप जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो, अपनी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने वाले हो। जैसे कि अगर आप एक कंपनी हो तो भैया कंपनी को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट करनी है वो कैसे प्रेजेंट करनी है, एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि कोई लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी है तो भैया इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं, किसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने हैं, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग तो करने ही करने। शेड्यूल 3 के साथ साथ में इसको क्या करना पड़ेगा, एक इंड AS भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये इसके लिए क्या हो गए, FRF हो गए। ठीक है, तो FRF का मतलब बेसिक सिंपल सा मतलब क्या है, मींस द फ्रेमवर्क विच प्रिस्क्राइब द मैनर, बस इतना सा याद रखना है, प्रिस्क्राइब द मैनर। अच्छा, ये मैनर किसके लिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उसमें, फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। ठीक है, अब ये तो हो गया, देखो अब FRF के अंदर तो सब कुछ आ गया। FRF के अंदर मतलब आप अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, आप शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो। शेड्यूल 3 में भी मैंने आपको बताया हुआ 3 डिवीजन होते हैं, एक AS वाली कंपनी के लिए, एक इंड AS वाली कंपनी के लिए, एक NBFCs के लिए, तो 3 के लिए होते हैं। अब शेड्यूल 3 में भी आप कौन से वाला डिवीजन आपको फॉलो करना है तो वो डिपेंड करेगा। अच्छा, आपको AS के अकॉर्डिंग भी बनाने पड़ सकते हैं अपने अकाउंट्स, इंड AS के अकॉर्डिंग भी बनाने पड़ सकते हैं अपने अकाउंट्स, और US GAAP के अकॉर्डिंग भी आपको बनाने पड़ सकते हैं अपने अकाउंट्स। अलग अलग तरीके किसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। अच्छा, अगर आपका हो एक बैंकिंग कंपनी हो तो बैंकिंग कंपनी के अपने क्या है, अलग फॉर्मेट है बैंकिंग के लिए। इंश्योरेंस वाले हैं तो इंश्योरेंस के लिए अलग फॉर्मेट दिया गया, अलग मैनर दिया गया है। तो सभी इंश्योरेंस, और इलेक्ट्रिसिटी वाले तो उसके लिए भी अपना अलग तरीका है। तो भैया आपके ऊपर कौन सा लगेगा। अच्छा, ये सब के सब क्या है, FRF, ये सब के सब क्या है, FRF। अब इसके साथ में अगर एक वर्ड और जोड़ दिया जाए, क्या वर्ड जोड़ दिया जाए,
एप्लीकेबल एफआरएफ, तो इसकी अपनी अलग डेफिनेशन है। अभी तक जो डेफिनेशन की थी वो क्या थी, एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब तो वो सब तरीके, एफआरएफ का मतलब तो क्या था, वो फ्रेमवर्क जो प्रिस्क्राइब कर रहा है क्या चीज, मैनर। तो मेन कीवर्ड यहां पे क्या हो गया, वो तरीका जिसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है एप्लीकेबल एफआरएफ की। एप्लीकेबल, अब देखो ये सब एफआरएफ है, अब आपके लिए इनमें से कौन सा एप्लीकेबल है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये कौन ढूंढेगा, किसके अकॉर्डिंग बनेंगे अपने अकाउंट्स, कौन बताएगा हमें किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, दो लोग बताएंगे, या तो लॉ बता जाएगा या फिर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के लोग खुद पता कर लेंगे कि हमें इसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाने। अब देखो लॉ नहीं बताता है कई बार, है ना, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, तो इसके ऊपर तो कोई लॉ नहीं है कि भी आपको अपने अकाउंट्स ऐसे बनाने, तो इनके लिए तौर तरीके क्या रहेंगे, पार्टनरशिप फर्म, ये तो इसके पार्टनर या इसके जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि हमें अपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। जैसे कि ये पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि भैया हम अपने अकाउंट्स एएस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सर एएस के अकॉर्डिंग तो बनाना क्या कंपलसरी है क्या इनको अपने अकाउंट्स, कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई लॉ नहीं है कि भैया आपको एएस के अकॉर्डिंग बनाने, लेकिन ये अपना नॉर्मली डिसाइड करके रखते हैं कि हम एएस के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो एफआरएफ का मतलब क्या है, इट मींस द एफआरएफ, कहता है वो वाले एफआरएफ जो अडॉप्ट किए गए हैं किसके द्वारा, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहता है पहले तो एफआरएफ क्या हो गया, कहता है वो वाले ये किसके लिए बात हो गई, एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म के लिए कि भैया मैनेजमेंट यहां पे खुद अडॉप्ट कर रहा है, टीसीडब्ल्यूजी खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, पक्का। तो एफआरएफ का एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या हो गया, एफआरएफ अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट, एफआरएफ अडॉप्टेड बाय टीसीडब्ल्यूजी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या है, एक्सेप्टेबल है इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा सिंपल सा क्या होगा, एज पर लो, दैट इज इट मींस द एफआरएफ दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, जैसे कि शेड्यूल 3 कंपनी के लिए है। ठीक है, तो हमारी अभी क्या बात हो गई, एक तो एफआरएफ की, दूसरा एप्लीकेबल एफआरएफ की। उसके बाद में आओ मिस स्टेटमेंट, बार बार वर्ड आता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट वर्ड आता है, हम बार बार देखते हैं। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को तो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ क्या देखते हैं, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात बताऊं आपको, तो मिस स्टेटमेंट का मतलब है जो रिपोर्ट होना चाहिए था और जो आपने एक्चुअल में रिपोर्ट किया। तो शुड बी रिपोर्टेड और एक्चुअली रिपोर्टेड, इन दोनों में जो भी क्या है डिफरेंस है, जो रिपोर्ट होना चाहिए था और जो एक्चुअल में आपने रिपोर्ट किया है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही हमारे लिए क्या है, मिस स्टेटमेंट है। भैया अब वो किस चीज को रिपोर्ट करना है, वो हो सकता है किसको रिपोर्ट कर रहे हो, अमाउंट को, क्लासिफिकेशन को, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर को। तो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्टेड का मतलब एक्चुअल में जो आपने रिपोर्ट कर दिया, यहां पे ये एक्चुअल वाले की बात कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट होना चाहिए था वो अमाउंट, वो क्लासिफिकेशन, वो प्रेजेंटेशन, वो डिस्क्लोजर, दैट इज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, जो आपके लिए रिपोर्ट करना चाहिए था आपको और जो आपने एक्चुअल में रिपोर्ट किया, दोनों में जो डिफरेंस है, पक्का। तो इसमें कुछ मतलब ऐसा खास है नहीं, याद करना, और ये याद भी बड़ा आसानी से हो जाएगा। कहते हैं अमाउंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, जो होना चाहिए था और जो एक्चुअल में आपने किया, दोनों का डिफरेंस। अच्छा, अब ये जो मिसस्टेटमेंट हो सकती है वो कैसे हो सकती है, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम फ्रॉड और एरर। फ्रॉड भी हो सकता है और हो सकता है एरर हो गया। फ्रॉड का मतलब क्या है, इंटेंशनल। इंटेंशनल एरर जो है वो एक तरीके से क्या है, फ्रॉड है, और एरर का मतलब एक तरीके से क्या है, अनइंटेंशनल। तो जो भी आपने गलती की है जानबूझ के, वो फ्रॉड, जो भी अनजाने में हो गई है वो क्या है, एरर। तो मिसस्टेटमेंट दो जगह से हो सकती है, फ्रॉड से भी हो सकती है और एरर से भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा जहां जहां पे वर्ड क्या आता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है, तो वहां पे पीछे क्या लिखा होता है, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। लेकिन जब 240 पढ़ते हैं हम, ऐसे 240 तो है ही किसका, फ्रॉड का, तो वहां पे ये वर्डिंग नहीं आती है।
वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड, वहां पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे होते हैं, फ्रॉड की, तो वहां पे पीछे सिर्फ क्या लिखा जाता है, मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आओ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वैसे तो इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है, तो ज्यादा डिटेल में हम वहीं करेंगे, लेकिन एक बार के लिए सिंपल सा देख लेते हैं। कहते हैं मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन, या कोई भी ऐसी गलती जो अपने जानबूझ के की या कैसे भी हुई, वो उसको हम मटेरियल मान लेंगे। कब मान लेंगे, इफ इंडिविजुअल और एग्रीगेट, वो क्या कर सकती हैं, कीवर्ड यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, जिनके बेस पे उन्होंने क्या लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपने डिसीजन लिए। तो कहता है भैया कोई भी ऐसी गलती, जो गलती किसी इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर सके किसी भी यूजर के, जो उन्होंने किसके ऊपर लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे लिए हैं। तो भैया अगर ऐसी कोई गलती है जो किसी भी यूजर के फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिसीजन को इंपैक्ट कर सके, तो उस मिसस्टेटमेंट को हम क्या मान लेंगे, मटेरियल मान लेंगे। चाहे वो मिसस्टेटमेंट को अगर आप इंडिविजुअली देखो, चाहे वो एग्रीगेट देखो, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में आओ स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, तो स्कोप के लिए हमने बात की थी, क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो गया, स्कोप का। स्कोप और तो स्कोप के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, दो चीजें, सफिशिएंसी और रिलायबिलिटी चेक करनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दिखाई जा रही है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है। अब कैसे हमें पता लगाना है कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, सफिशिएंट है, तो कहता है इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, दो काम करने हैं। पहला, आपको क्या करना है, यहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स, आपको यहाँ के अकाउंटिंग सिस्टम्स क्या करने हैं, चेक करने हैं। दूसरे, आप क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, या अदर प्रोसीजर लगा सकते हो। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हमें यहां पे क्या करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है। ये तो देखो स्कोप की अपनी लैंग्वेज दी गई है, अदरवाइज अगर ये आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या है कि आपको क्या लगाना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है, और आपको टेस्ट ऑफ, या मैं बोलूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना है। तो बेसिकली ये दो काम करके तो आप पता लगाते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है, ये लगाना। सेकंड, ये कहता है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है या नहीं गई है, क्या ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है या नहीं की जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और हमें यह चेक करना है कि भैया ये प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है, तो इसके लिए भी हमें क्या करने हैं, दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है। किस चीज का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। ये पॉइंट्स हम बार बार पढ़ते हैं कि भैया क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन एग्रीमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है, बस यही काम यहाँ करना है। उसके बाद में ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट के बहुत सारे जजमेंट लगे हुए हैं, क्या वो जजमेंट मैनेजमेंट के रीजनेबल है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो हमें दूसरा बेसिकली क्या चेक करना है, मैनेजमेंट के जजमेंट्स। क्योंकि भैया प्रॉपरली डिस्क्लोज का कहां से मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत सारी अजम्पशन लेगा जिसके बेस पे वो क्या करता है, अपने डिस्क्लोजर देता है। तो वो अजम्पशंस भी हमें क्या करनी पड़ती है, या वो बेसिकली वो जजमेंट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो गई स्कोप के अंदर हमारे, देखो मेनली स्कोप तो हमारा यही है। अगर हम हमारे स्कोप की बात करें तो हमारा मेनली स्कोप तो यही है ना, दो पॉइंट। वो दो पॉइंट कौन से,
कि पहला इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं है, दूसरा मैंने इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज की गई है नहीं है। वो तो ये कैसे चेक होगा ये बताए गए हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट्स जो है भाई, ये इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग सिस्टम, इंक्वायरी, ये सब तो हमें तरीके बताए गए कैसे चेक करना है। तीसरा हमें क्या बोला गया कि ये चेक करो कि ऑडिटर तुम जब भी क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे तो भैया ऑडिट से रिलेटेड भाई एक इस इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहे हैं इन्हें हमें चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए भैया ऑडिटर तुम्हें कम से कम क्या करना पड़ेगा, एंटिटी के सभी एस्पेक्ट्स को चेक करना पड़ेगा जो भी किससे रिलेटेड है, जो भी किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ऑल एस्पेक्ट मतलब हर काम को चेक करना पड़ेगा भैया, आपको एंटिटी की सेल, आपको एंटिटी की परचेज, आपको एंटिटी के टैक्स का काम, आपको एंटिटी के कंट्रोल्स, ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब ऐसे भी बहुत सारे काम होंगे जो ऑडिट से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उनको नहीं चेक करना। जैसे कि ये देखना कि भैया चौकीदार सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो सही से रखवाली कर रहे हैं, तो ये ऑडिट का काम नहीं है, ये नहीं करना। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम है जो ऑडिट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे एस्पेक्ट तो भैया ऑडिटर हम तुमसे उम्मीद करते हैं वो तो तुम्हारे स्कोप में रहेगा, वो तो सारा का सारा चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गए बेसिकली, ये तीन ही जनरल पॉइंट थे स्कोप के अंदर, ये तीन ही बातें थी मेन। बाकी दो तो ऐसी क्या दी गई है हमें, फालतू की दी गई है। बाकी एक में तो क्या बोला गया है कि भैया क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी स्कोप पढ़ रहे हैं, हम अभी स्कोप पढ़ रहे हैं। देखो स्कोप का मतलब क्या है, ओवरव्यू। ओवरव्यू दिया गया है कि हमें क्या क्या चीजें बेसिकली चेक करनी है, हमें हमारा बता दिया गया कि भैया ऑडिटर तुम्हारे स्कोप में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है। वो कैसे चेक की जाएगी, दो काम करके। दो काम कौन से, पहला देखना कि क्या वो जो इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी और हमें सफिशिएंसी चेक करनी है, पहला हम क्या चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम्स को चेक कर लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट लगा लेंगे। टेस्ट क्या हो सकते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सब काम कर सकते हैं। सेकंड हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्या जो इंफॉर्मेशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिए गए हैं, प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए भी दो काम करने पड़ेंगे। पहला हम कंपैरिजन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और दूसरा हम क्या कर लेंगे, मैनेजमेंट के जजमेंट चेक कर लेंगे। यहां से क्या चेक हो जाएगा, हमारा प्रॉपरली जो डिस्क्लोजर है वो चेक हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड हमें क्या करना है, क्या एंटिटी, हमें सारे के सारे एस्पेक्ट चेक करने हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में दो ऐसी जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं स्कोप के अंदर। वो जनरल पॉइंट्स हमारे क्या है, कहता भैया ऑडिटर से आप सभी ये उम्मीद मत करो जो उसके स्कोप से बाहर है। ये एक जनरल पॉइंट बना दिया। कहते भैया ऑडिटर से तुम वो उम्मीद मत करो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। भैया जो हमारे स्कोप में ही नहीं है, जो हमारी कॉम्पिटेंसी से बाहर है, तो वो हमसे उम्मीद मत करना कि हम चेक करेंगे। ठीक है, और एक क्या बोल दिया कि भैया अगर मैनेजमेंट या कोई भी ऑडिटर के ऊपर क्या लगाता है, अपनी लिमिटेशन, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन। ऑडिटर के स्कोप के ऊपर अगर लिमिटेशन लगाई जाती है, देन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या लिख सकता है, भाई ऐसी लिमिटेशन लगा दी है जिसकी वजह से ऑडिटर को क्या देनी पड़ रही है, क्वालिफाइड ओपिनियन वगैरह देनी पड़ रही है। तो अगर ऐसी लिमिटेशन लगाई गई है तो भैया ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा भी ये बातें फिर। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या हो गई, तीन चीजें। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, मेनली तो अगर देखा जाए तो तीन ही चीजें याद करनी है ना यहाँ पे। पहला कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं, इसको चेक करने के दो तरीके बताए गए हैं। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोजर है या नहीं है, उसके प्रॉपरली डिस्क्लोज की जा रही है नहीं। और तीसरा ऑल एस्पेक्ट्स को क्या करना है, चेक करना है। ऑडिटर को सारे के सारे एस्पेक्ट एंटिटी के चेक करने पड़ेंगे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और चौथा और पांचवा पॉइंट तो क्या है, ऐसे नॉर्मल पॉइंट दिए गए हैं कि भैया आप ऑडिटर से ऐसी कोई चीज की उम्मीद मत करना जो उसके स्कोप से बाहर हो कि वो काम करेगा। और अगर आपने उसके ऊपर कोई लिमिटेशन लगा दी है जिसकी वजह से ऑडिटर को क्या देनी पड़ेगी, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, कोई ना कोई एडवर्स रिमार्क देना पड़ेगा, तो भैया वो लिखेगा फिर। ठीक है, अब इसमें ना जो चेकिंग के पॉइंट्स है वो मैंने नहीं लिखे हुए, वो आप अपनी बुक में देख सकते हो कि मैंने बताया हो ना कि ये चीजें चेक कैसे होंगी, तो वो आप अपनी बुक में देख लेना। अच्छा, उसके बाद में आओ एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट। देखो स्कोप और ऑडिट, स्कोप और एस्पेक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं है। स्कोप भी बेसिकली क्या है, देखो स्कोप भी तो क्या था, ओवरव्यू कि भैया ऑडिट के अंदर हमें क्या करना है। और एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट का मतलब भी यही है कि भैया ऑडिट के अंदर हमें क्या करना है, क्या चीजें चेक करनी है। बस एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे
स्कोप जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डिटेल में नहीं होता है, इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, लेकिन एस्पेक्ट के अंदर थोड़ा सा क्या दिया जाता है, डिटेल में दिया जाता है। यही यही मेन डिफरेंस है। तो कहता है एस्पेक्ट मतलब ऑडिटर को ऑडिट में क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या काम करने हैं वो बताना है। तो सबसे पहला इन्होंने क्या बता दिया, कहता है भैया ऑडिटर को एग्जामिन करना है क्या, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल। ये पॉइंट हमारा किस में आ गया था, ये पॉइंट हमारा स्कोप में भी आ गया था। सेकंड, ऑडिटर को क्या करना है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, कैलकुलेशन करते हो आप इसके लिए। ऑडिटर को ट्रांजैक्शंस चेक करने हैं, ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी चेक करनी है, यही बेसिकली काम करना है। उसके बाद में चलो इसको हम यहां से समझते हैं कि ऑडिटर को करना क्या क्या है। आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, वही चार्ट के पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है किसका, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम। चार्ट बना हुआ आपके एस्पेक्ट का, तो वो चार्ट देखेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम को एग्जामिन करना है, ये हमारा स्कोप वाला ही पॉइंट है। अच्छा, अगले हमारे जो पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है। बैलेंस शीट में हमारे क्या आती है, एक लाइबिलिटीज आती है और दूसरा हमारे क्या आता है, असेट्स आती है। तो ये क्या कहते हैं कि भैया आप लाइबिलिटीज और असेट्स को क्या कर लो, चेक कर लो। लाइबिलिटीज और असेट की आप क्या कर लो, वैलिडिटी चेक कर लो और ऑथेंटिसिटी चेक कर लो। ये क्लास में मैंने बताया हुआ है कि वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, P&L चेक कर सकते हो। P&L के लिए बेसिकली आप क्या चेक कर रहे हो, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, तो कहते हैं भैया वो भी कर लेना। और अच्छा, असेट्स के लिए साथ में एक पॉइंट और भी दिया गया, एक तो ये दिया ही गया वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी, साथ में कहते हैं भैया आप क्या चेक कर लेना, एग्जिस्टेंस ओनरशिप, ये भी चेक कर लेना। उसके अलावा आपको क्या करना है, P&L को भी क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। और बस इतने ही तो पॉइंट है। चलो आओ, अभी मेजर पॉइंट हमारे हो गए। हाँ, एक लास्ट में क्या कहते हैं, रिपोर्ट का पॉइंट और करना है। भाई यही काम करने हैं बेसिकली ऑडिटर को, भाई इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, एसेट लायबिलिटी चेक करनी है, P&L चेक करना है और रिपोर्ट करनी है। मेन काम तो यही है। आओ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, इंटरनल और अकाउंटिंग कंट्रोल को चेक करना। उसके बाद में कहते हैं जो भी ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अरे सॉरी एक वर्ड मैंने यहाँ गलत लिख दिया। वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी किसके लिए वर्ड है ये, P&L के लिए। ट्रांजेक्शन कहां आते हैं, बताओ ट्रांजेक्शन कहां आते हैं ज्यादातर, P&L में ना। कहता है जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं किसके अंदर, आपके P&L में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑथेंटिकेट और वैलिडिटी होनी चाहिए उनकी उसमें। उसके बाद कहते हैं भैया बैलेंस शीट और P&L मतलब बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो किसके साथ में मैच होने चाहिए, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स के साथ, कंपैरिजन। ये पॉइंट आपका एक पहले भी आया हुआ है स्कोप के अंदर। उसके बाद में कहता है बैलेंस शीट के अंदर जो असेट है उसका टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यू चेक कर लेना, इसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में कहते हैं लाइबिलिटीज का भी वेरीफाई कर लेना। उसके बाद कहता है P&L के अंदर जो आपका रिजल्ट आया वो देख लेना ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट कर देना एप्रोप्रिएट पर्सन को। ये हमारे मेन पॉइंट दिए गए हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, दो या तीन पॉइंट आप लिखना चाहो तो वो लिख दो। पहला क्या हो गया कि आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो। सेकंड क्या हो गया भैया, प्रॉपर डिस्टिंक्शन दिया गया है कैपिटल और रेवेन्यू का, ये देख लो। और तीसरा भैया कोई भी अगर ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो जिसके ऊपर लो होता है, लो लगेगा कोई भी, तो देख लेना लो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। बताओ कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं, दोबारा से एक बार। हाँ जी, सबसे पहले क्या हो गया, एग्जामिनेशन करना है हमें किसका, इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम का। सेकंड हमें क्या करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करना है, चेक करना है। असेट लाइबिलिटीज, असेट के लिए क्या वर्ड यूज किया गया कि असेट के लिए हमें वेरिफिकेशन करना है किसका, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, टाइटल और वैल्यू का। लाइबिलिटीज के लिए सिंपली इसने बोला वेरिफिकेशन करो लाइबिलिटीज का। थर्ड उसके बाद में कहता है P&L चेक करो। P&L के लिए ना दो चीजें लिख सकते हो आप। पहला आप ये देखो कि जो रिजल्ट आ रहा है P&L का, बेसिकली जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है
वो सही है या गलत है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो रिजल्ट ट्रू एंड फेयर दिया गया है या नहीं दिया गया। उसके बाद में P&L के लिए आपको क्या बोला गया कि जो भी ट्रांजेक्शन, वैसे तो देखो असेट लाइबिलिटीज के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, P&L के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूं कि ट्रांजेक्शन जो है वो वैलिडिटी उनकी और ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। और नेक्स्ट इसने क्या बोला कि आप क्या कर दो, कंपैरिजन कर लो। किसका, देखो ये भी अलग अलग जगह पे, ये स्कोप में भी आता है और एस्पेक्ट में भी आ रहा है। कंपैरिजन कर लो किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। और लास्ट आपको क्या करना है, रिपोर्ट। तो ये तो मेन पॉइंट हो गए जो हमें क्या आ सकते हैं, साफ देख के याद आ सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल चेक करना, असेट लाइबिलिटीज, P&L, उसके बाद में कंपैरिजन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और रिपोर्ट करना है। मेन की पॉइंट्स तो यही है। इसके अलावा अगर आप और लिखना चाहो तो 2 पॉइंट्स आप और लिख सकते हो। कौन कौन से, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेना, और आप क्या कर सकते हो, कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। और अगर किसी एंटिटी के ऊपर लो लग रहा है तो भैया ये देख लेना लो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी के साथ हमारे क्या हो गए, एस्पेक्ट भी सारे के सारे इसमें कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आओ टाइप्स ऑफ ऑडिट। दो टाइप के हैं, पहला स्टैट्यूटरी, दूसरा वॉलंटरी। पहला ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, मतलब ये कौन से हो गए, स्टैट्यूटरी, जो लॉ बोले। तो भैया लॉ, ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर अंडर लॉ आर फॉलोइंग्स। तो कुछ ऐसी एंटिटी है जिसको क्या करवाना पड़ सकता है, अपना ऑडिट कंपलसरीली करवाना ही पड़ेगा। जैसे कि कंपनीज हैं उनको करवाना ही पड़ता है, बैंकिंग कंपनीज हैं उनको भी करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स का ऑडिट, अगर आप वो स्पेसिफिक लिमिट से अगर आप क्या कर गए हो, क्रॉस कर गए हो, तो चाहे फिर कोई भी एंटिटी हो आपको करवाना पड़ेगा। जीएसटी का ऑडिट सेम वही बात कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर हो गए हो तो आपको जीएसटी का ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। वॉलंटरी ऑडिट का मतलब आपकी इच्छा है, करवाना चाहो तो करवाओ, नहीं करवाना तो मत करवाओ। ज्यादातर ये कौन सी एंटिटी होती है, प्रोप्राइटरी फर्म, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स। इनको कंपलसरी नहीं है, ये करवाना चाहे तो करवाए। हाँ, इनकम टैक्स या जीएसटी की बात अलग है, अगर ये भी लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं तो इनको भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इनके बोले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए, तो जनरली कोई लॉ इनके ऊपर नहीं है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अकाउंट्स देयर इज नो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। लेकिन हाँ, कई बार ये क्या करवा लेते हैं, ऐसी एंटिटीज ऑडिट करवा लेती है, इंटरनल रूल्स अपने चेक करवा लेते हैं। गवर्नमेंट कई बार बोल देती है कि भी आप अपने एंटिटी के ऑडिट करवाओ। कब बोलती है गवर्नमेंट ऐसा, जब इन एंटिटीज को क्या चाहिए होती है, कुछ लोन चाहिए, या इनको क्या चाहिए, कुछ ग्रांट वगैरह चाहिए, कुछ गिफ्ट वगैरह चाहिए। देन जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनको क्या दे रहा होगा, लोन दे रहा होगा, ग्रांट दे रहा होगा, तो वो पहले इनका क्या करेंगे, काम चेक करेंगे, इनका ऑडिट करवाएंगे, देन इनको ऑडिट करवाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट भी हो गया है। टाइप्स ऑफ ऑडिट में ऐसा कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट आओ एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंडिपेंडेंट ऑडिट अगर करवाते हैं तो उसका फायदा क्या है भाई, सिंपल सी बात है, जितने लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स है उन्हीं को फायदा होगा। सबसे पहले कौन, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को फायदा हो जाएगा। और कौन, मैनेजमेंट को फायदा हो जाएगा। और कौन, और बताओ किसको फायदा होगा, एम्प्लॉइज को फायदा हो जाएगा। और बताओ और किसको फायदा, गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। भैया ऐसे ही लोग हैं जिनको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, तो फटाफट से आओ। लेकिन अब इनकी ना लैंग्वेज बड़ी ऐसा सिंपल नहीं बोला हुआ है कि शेयर होल्डर। जैसे ये वाला पॉइंट किसके लिए होगा, बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए हो गया। तो पहले पॉइंट में क्या बोला हुआ है, इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्संस हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। ठीक है, जो एंटिटी के मैनेजमेंट से जुड़े नहीं हुए, बेसिकली पार्टनर, शेयर होल्डर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब कहते हैं। अब लैंग्वेज क्या याद रखनी पड़ेगी, सीधा शेयर होल्डर नहीं बोल सकते, वो लोग जो एंटिटी के मैनेजमेंट से नहीं जुड़े हुए। ठीक है, तो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने का काम ऑडिटर करेगा, या ऑडिट होने से उनका ये काम बन जाता है। तो ये पहला किन के लिए फायदा हो गया, इन्वेस्टर लोगों के लिए। सेकंड, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। भैया मोरल चेक भी रहेगा एम्प्लॉइज के ऊपर कि ये कहीं गलत काम ना करे। उनको मतलब बेसिकली एम्प्लॉइज को डर रहेगा कि भैया हम चोरी करें या ना करें, क्योंकि अगर चोरी करे, और क्योंकि इस एंटिटी का तो क्या होना है, ऑडिट होना है, तो हम पकड़े जाएंगे कहीं, तो इसलिए वो जनरली ऑडिट नहीं करते। तो एक मोरल चेक रहते हैं उनके ऊपर। थर्ड, कोर्ट को भी हेल्प मिल जाती है।
है ना। ये हेल्पफुल है सेटलिंग लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस के लिए, है ना। अब कोर्ट के पास में केस पहुंचा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भैया इस आदमी का 5 लाख बनता है और हम कह रहे हैं जी हमारा तो 2 लाख ही बनता है, तो भैया अकाउंट्स डिसाइड कर देंगे। अब कोर्ट को क्या चाहिए, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। और वो एविडेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर वो ऑडिटेड होंगे तो विश्वास लायक होंगे, ठीक है। तो कहते हैं हेल्पफुल है कब, लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस सेटल करने के लिए। और ऐसे ही हेल्पफुल है ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ये भी किसका पॉइंट हो गया, कोर्ट का ही। कहते हैं जो ट्रेड डिस्प्यूट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट्स है, तो वो भी कहां से सेटल होते हैं, या इंश्योरेंस क्लेम है तो वो भी कहां से सेटल होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। अच्छा, उसके बाद में ये कहता है मैनेजमेंट के काम का भी पॉइंट है, ये मैनेजमेंट के लिए हेल्प है भाई। अब जो पिछले साल क्या हो गई है, वेस्टेज हो गई है, इस साल वो ना करे, अब वो पिछले साल वेस्टेज हुई है वो कहां से पता चलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। इसके अलावा कहता है एडमिशन या रिटायरमेंट पे भी क्या आ जाता है भाई, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में नया पार्टनर आया और आप उसको कहते हो लाओ भैया 10 करोड़ गुडविल के लाओ, तो वो आदमी क्या कहेगा, किस बात के भाई 10 करोड़ उसको, क्योंकि आप गुडविल की अमाउंट जब कैलकुलेट करते हो तो वो भी तो क्या करते हो, पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के करते हो ना भाई। पास्ट ईयर में याद करो, छोटी क्लासेस में आप क्या करते थे, पिछले 4 सालों का एवरेज लेके आप क्या करते थे, अभी भी करते हैं क्या? अच्छा, अभी आईपीसीसी में भी है, ठीक है, तो अभी भी वो चलता आ रहा है। तो अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, कहां से देखना पड़ेगा, पास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो क्या होने चाहिए, ऑडिटेड होने चाहिए, नहीं तो फिर पार्टनर्स में आपस में क्या रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा। जो भी नया पार्टनर आ रहा होगा वो क्या गुडविल, वो कहेगा गुडविल का अमाउंट कम बनता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर कहेंगे ज्यादा बनता है। ऐसे जब डेथ हो रही होगी या रिटायरमेंट हो रही होगी तब भी यही डिस्प्यूट रहेंगे। अच्छा, और इसमें पॉइंट लिखे नहीं हुए, और सुनो, और कब काम आते हैं भाई, देखो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, अगर ऑडिट किया जाएगा तो आप टाइम टू टाइम क्या करोगे, अपने अकाउंट्स बना के भी रखोगे और उसको संभाल कर भी रखोगे। तो ये भी एक फायदा हो गया कि जो भी नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने चाहिए, जो अलाइड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, वो क्या रखे जाएंगे, प्रॉपरली केप्ट रखे जाएंगे, मतलब ध्यान से रखे जाएंगे उनको। अच्छा, और भी कई बार क्या हो जाता है, अकाउंट्स बनाने का फायदा हो जाता है, इसमें नहीं लिखा गया है। अकाउंट्स बनाने का फायदा या ऑडिट करवाने का फायदा बेसिकली क्या हो गया आपका, जैसे मान लेते हैं अमेलगमेशन हो रहा है, तो अमेलगमेशन में आप जब ए लिमिटेड क्या खरीदती है, बी लिमिटेड को खरीदती है, दोनों मर्ज हो रही होती है, सी लिमिटेड बना रहे होते हैं। तो भैया हम ये कहते हैं जब भैया बी लिमिटेड हम तुम्हें खरीद रहे हैं तो हम तुम्हें क्या देंगे, परचेज कंसिडरेशन देंगे। तो परचेज कंसिडरेशन इसको कितना दें, ये बी लिमिटेड के शेयर होल्डर तो मुंह फाड़ रहे हैं भैया हमें तो क्या देने चाहिए, आपको एक शेयर के बदले में क्या देना पड़ेगा, आपको एक शेयर के बदले में आपको कम से कम क्या देने पड़ेंगे, 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो किस बात के 20,000 देने भाई तुम्हें, क्योंकि याद करो इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालते थे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए भी तो क्या चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है, और वो क्या होने चाहिए, ऑडिटेड होने चाहिए। तो अलग अलग फायदे हो सकते हैं, तो ये तो लिस्ट आपको कुछ एग्जांपल दिए गए, इसके अलावा और हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन से याद करने हैं, यही क्यों याद करने, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगली बार क्या कर लेना, इसके लिख लेना, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो चेक करने वाला होगा वो क्या करता है, सीधा आंसर टू आंसर मैच करता है, जो उसके सामने आंसर पेश किया जाएगा और जो आप लिखोगे दोनों को मैच करेगा, मिल गया तो नंबर आ गए, नहीं है तो अगली बार आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट शेयर होल्डर के लिए पहला पॉइंट क्या हो गया, इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। सेकंड, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। फर्स्ट क्या था, इट सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। सेकंड क्या हो गया, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। थर्ड क्या हो गया, डिस्प्यूट से रिलेटेड, 2 पॉइंट किससे, डिस्प्यूट से रिलेटेड। एक, इट हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस और हेल्पफुल इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस, ठीक है, बेसिकली मैनेजमेंट के लिए हो गया। अच्छा, नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अलाइड बुक्स, अलाइड का मतलब क्या होता है, जो भी उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो भी नॉर्मल जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे रिलेटेड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे उसको आप क्या करते हो, प्रॉपरली केप्ट करते हो, मतलब रखते हो अपने पास। और ये कहां काम आएगा, सेटलमेंट ऑफ एडमिशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ। एक और लिखना चाहो तो कई बार आपसे गवर्नमेंट मांग लेती है, गवर्नमेंट में रिक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एक ये भी पॉइंट गवर्नमेंट का भी डाल सकते हैं।
तो ये सब हमारे क्या है, एडवांटेज है। तो आज की क्लास में बताओ अभी तक हमने क्या क्या किया, फटाफट से। ऑडिट किया, हाँ ऑडिट की, सबसे पहले हमने डेफिनेशन की। तो बताओ डेफिनेशन क्या थी, जितना भी किया आज तक अभी तक इस क्लास में, उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट, चलो लिखूंगा नहीं लेकिन मैं ऐसे टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its legal size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express opinion thereon। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ऑडिट की डेफिनेशन। उसके बाद में हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या थे, बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, रिपोर्ट करनी है फाइनेंशियल। भाई सबसे पहले ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करेगा, फिर पब्लिक को सेटिस्फाई करेगा। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के साथ में एक लैंग्वेज और भी जुड़ी हुई थी। पहला पूरी अगर लैंग्वेज बोले तो क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और थर्ड क्या हो गया, कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। तो ये 3 पॉइंट हमारे क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद में आओ रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है। तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या था, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एक हाई लेवल का एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। अच्छा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है, 100% एश्योरेंस। अच्छा, हमें रीजनेबल एश्योरेंस क्यों मिलता है, या कहूं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिलता है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये आगे जाके करेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। कीवर्ड क्या था, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड नोट्स। ठीक है, और इसलिए इंटेंडेड टू कम्युनिकेट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पोजीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि एक वर्ड और भी था बीच में, चेंजेस दे रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ चेंज भी होते हैं तो वो भी बताने हैं हमें। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। ये ऑडिट के पर्पज से थी। चलो नेक्स्ट क्या है, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, टू बी रिपोर्टेड एंड एक्चुअली रिपोर्टेड। ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, या एप्लीकेबल एफआरएफ। तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारे लिए मिसस्टेटमेंट। और मिसस्टेटमेंट किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू फ्रॉड और एरर दोनों हो सकते हैं, या बोथ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी अमाउंट जो इंडिविजुअल या एग्रीगेट क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद में एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब क्या था, प्रिस्क्राइब द मैनर, फ्रेमवर्क दैट प्रिस्क्राइब द मैनर फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। उसके बाद में एप्लीकेबल एफआरएफ क्या था, तो एप्लीकेबल एफआरएफ के लिए 2 चीजें, एक अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट और दूसरा रिक्वायर्ड बाय लॉ। अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ एंटिटी और नेचर ऑफ फाइनेंशियल या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में आओ हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हाँ वो पॉइंट जिसमें ऑडिटर क्या करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं करेंगे। कितने पॉइंट्स थे यहाँ पे, 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे कि भैया जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनेंगे वो क्या होने चाहिए, सपोर्टेड होने चाहिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से। उसके बाद में कुछ भी
ओमिटेड नहीं होना चाहिए और कुछ नया नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद में क्लियर अनएम्बिगुअस होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर एएस होने चाहिए और ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे होने चाहिए। ठीक है, तो ये 6 बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में आओ नेक्स्ट, हमारा क्या था, स्कोप। स्कोप के अंदर बेसिकली 3 ही पॉइंट थे, 2 फालतू के पॉइंट थे। 3 मेन पॉइंट्स कौन से थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 2, पहला रिलायबल और सफिशिएंट होने चाहिए, फिर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होने चाहिए। अच्छा, रिलायबिलिटी और इन्फॉर्मेशन कैसे चेक होगी? 2 पॉइंट से, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करके, और दूसरा कुछ अदर टेस्ट लगा के। अदर टेस्ट में इंक्वायरी, इंस्पेक्शन सब कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर चेक करने के लिए 2 पॉइंट्स, पहला कंपैरिजन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में, और दूसरा मैनेजमेंट के जजमेंट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स किसके लिए? स्कोप के, इंफॉर्मेशन के से रिलेटेड। एक तीसरा पॉइंट क्या था? सारे के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हो गए। 2 फालतू वाले पॉइंट्स कौन से हैं? हाँ, फालतू के याद नहीं है सर, मेन बातें याद है, फालतू की बातें याद नहीं रखते ना, लाइक मेन। अच्छा, फालतू वाले पॉइंट्स कौन से थे? पहला, भैया ऐसी कोई भी ऑडिटर से उम्मीद मत करना जो ऑडिटर के स्कोप में नहीं है। ठीक है। सेकंड, अगर आपने ऑडिटर के काम के ऊपर लिमिटेशन लगा दी है, स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा दी है, देन ऑडिटर कौन सी अपने, और जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ऑडिटर की रिपोर्ट के ऊपर पड़ेगा, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट में लिखेगा अपनी बात। ठीक है। उसके बाद आओ एस्पेक्ट। एस्पेक्ट भी किससे रिलेटेड है? स्कोप का ही एक थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो गया है ना, थोड़े इसमें थोड़े से ज्यादा पॉइंट आ गए। हाँ, कुछ पॉइंट्स किसके हैं? स्कोप वाले ही हैं। तो एस्पेक्ट टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट, इसमें पहला पॉइंट क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करना। फिर 2 पॉइंट किसके? बैलेंस शीट के, एक असेट का एक लाइबिलिटी का। असेट के लिए क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, टाइटल और वैल्यू ऑफ असेट। सेकंड, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। उसके बाद में P&L से रिलेटेड हमने 2 पॉइंट्स बनाए। पहला, ट्रांजेक्शन का, कि भैया ट्रांजेक्शन जो भी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आ रहे हैं वो उनकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी ऑडिटर को क्या करनी है? वेरीफाई करनी है, चेक करनी है। सेकंड, जो रिजल्ट आ रहा है P&L का वो सही है या गलत है, मतलब वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 5 पॉइंट्स। एक कौन सा? इंटरनल कंट्रोल वाला, 2 बैलेंस शीट के, 2 P&L के। उसके बाद में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। ये तो तकिया कलाम में कहीं चिपका दो। लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट का, कि भैया रिपोर्टिंग जिन एप्रोप्रिएट पर्संस को की जानी चाहिए वो हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद में आप 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स अपने पॉइंट से बना सकते हो मन से। मन से तो क्या है, इसी में दिए गए हैं। एक, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लो, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को चेक कर लो, और अगर कोई लॉ लग रहा है तो कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारे एस्पेक्ट में आ गया। टाइप्स ऑफ ऑडिट में अगर देखें तो 2 टाइप की, स्टैट्यूटरी और एक रिक्वायर्ड बाय लॉ और दूसरा वॉलंटरी। रिक्वायर्ड बाय लॉ बेसिकली किसके लिए? कंपनीज के लिए है, बैंकिंग कंपनी के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, इनकम टैक्स का ऑडिट है, जीएसटी है। ठीक है। उसके बाद में वॉलंटरी ऑडिट बेसिकली किसके लिए होता है? एचयूएफ के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए। इनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है ऑडिट करवाना, लेकिन जब इनको क्या चाहिए होते हैं? लोन या ग्रांट वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो एंटिटी जो इनको लोन ग्रांट दे रही है वो इनका ऑडिट करवा लेते हैं। एडवांटेज क्या है ऑडिट के? सेफगार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सेकंड, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। थर्ड, डिस्प्यूट से रिलेटेड 2, एक टैक्स डिस्प्यूट और दूसरा एक ट्रेड डिस्प्यूट। फिर 5वां पॉइंट, नेक्स्ट, वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए। वेस्टेज वगैरह जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वेस्टेज लॉसेज को, है ना, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज। उसके बाद में एडमिशन और डेथ। उसके बाद में हाँ, टाइमली हम क्या कर लेते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल कर रखने लग जाते हैं। अगर ऑडिट होगा तो भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल कर रखने ही पड़ेंगे। तो ये भी एक फायदा हो गया कि एंटिटी अपने रिकॉर्ड संभाल के रख रही है। गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए हो जाते हैं? कई बार आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गया इसी के साथ हमारा, यहां तक की हमारी बातें हो गई है कंप्लीट। चलिए जी, थैंक यू।